हमजाद एपिसोड नंबर 19। अगर नवाब दिलावर जंग बहार शहर की कोई अहम शख्सियत है तो यकीनन अंग्रेज़ हकाम और दूसरे लोग उसे पहचानते होंगे। इस सूरत में नवाब दिलावर जंग बहादुर बनकर मेरा वहाँ शरीक होना खतरनाक भी हो सकता है। ये बात हमजाद के मद्देनज़र भी थी और उसने पहले ही उसका तदराक कर लिया था। तकरीब का आगाज़ 6:30 बजे होना था और इख्तिताम तकरीबन 2 बजे। मेरे लिए उसने ऐसे औकात मुकर्रर किए जब तमाम लोग दलाल बनर्जी की शोबादियाँ बाजियाँ देखने में मसरूफ़ हों, ताकि लोग मेरी तरफ मतवज्जे ना हों। और उस वक़्त होटल की बैरूनी दरवाज़े पर मेरा इस्तकबाल करने के लिए सिर्फ चंद सरकारी अफसर रह जाएं, जिनकी ड्यूटी ही गेट पर लगी हो, ताकि कोई गैर मदऊ शख्स अंदर दाखिल ना हो सके। उस सूरत में मुझ पर किसी किस्म का शोबा किया जाना करीने कियास नहीं हो सकता था, क्योंकि जिन लोगों से होटल के गेट पर मेरा साबका पड़ना था, अव्वल तो वो तमाम मेहमान को पहचानते नहीं थे, दोम उनकी इतनी जुर्रत नहीं हो सकती थी कि गवर्नर के मेहमान को किसी शोबे की बिना पर रोक सकें। हमजाद ने जब तमाम सूरत हाल से मुझे आगाह कर दिया तो मैं मुतमिन हो गया और मेरे दिल से तमाम खदशात ख़त्म हो गए। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे ठीक 7:30 बजे होटल में पहुंचना था। ये एक ऐसा होटल था जिसमें आम हालात में भी कोई हिंदुस्तानी नहीं घुस सकता था। ये सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए मखसूस था। बस ख़ास तकरीबात के मौका पर सिर्फ चंद गिने चुने हिंदुस्तानियों को यहाँ दाखिल होने की इजाज़त थी, और ये तकरीब भी कुछ इसी नौइयत की थी। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे ठीक 7:30 बजे ड्राइवर रहमत खान ने होटल के दरवाजे पर पहुंचा दिया। कार रोककर वो अपनी निशस्त से उतरा और मेरे लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मैं नहायत सुकून व इत्मीनान से उतरा और होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे देखकर दरवाजे पर खड़े 3 अफराद आगे बढ़े और उन्होंने नहायत मुअद्दब लहजे में मुझसे दावतनामा तलब किया। वो तीनों ही हिंदुस्तानी थे। दावतनामे पर नज़र पड़ते ही उनकी एड़ियाँ बज उठीं और तीनों ही मुझे सलूट किया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो नवाब दिलावर जंग की सूरत से आशना नहीं रहे होंगे, मगर उन्होंने उसका नाम ज़रूर सुना होगा, वरना वो मेरा इस कदर एहतराम के साथ इस्तकबाल ना करते। उनमें से एक मेरी रहनुमाई के लिए साथ हो लिया और बहुत जल्द मुझे हाल तक पहुंचा दिया गया जहां मेहमान जमा थे। मगर हाल में दाखिल होते ही मेरा माथा ठनका। प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त हाल के स्टेज पर दिलाल बनर्जी को होना चाहिए था। मैंने हाल के दरवाजे में दाखिल होते हुए पॉकेट वॉच निकाली। 7:30 बज चुके थे। मेरी रहनुमाई करने वाला अफसर वापस हो गया। अब दोनों नौजवान जो निशस्तों के दरमियान टहल रहे थे, मेरी तरफ बढ़े। ज़्यादातर निशस्तें पुर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ निशस्तें अभी खाली थीं। उन दोनों ने भी मेरा पुरतकबाल इंतज़ार में इस्तकबाल किया और एक खाली निशस्त तक मुझे पहुंचाकर वापस हो गए। ये गालबन चौथी रोथी मेरे बैठने के बाद वह मुकम्मल हो गई। मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे मुखातब ना कर ले, इसलिए मैं बगैर दाएं बाएं देखे दूसरे लोगों की तरह स्टेज की तरफ देखने लगा, जिस पर वो अब तक पर्दा गिरा हुआ था। मैंने हाल में दाखिल होने के बाद जो बात महसूस की थी वो ये थी कि लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी बेजारी है। न जाने क्यों, गालबन उसका सबब यह था कि प्रोग्राम के मुताबिक अब तक दिलाल बनर्जी को स्टेज पर आ जाना चाहिए था, जबकि 15 मिनट से ज़्यादा वक्फा गुजर चुका था। मैं कुछ मुस्तरिब सा अपनी निशस्त पर बैठा था और आने वाले हर लम्हात के तसव्वुर में गुम था। मैंने अपने दाएं हाथ में किसी का हाथ का दबाव महसूस किया और मैं चौंक पड़ा। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मेरे बराबर दाएं निशस्त पर बैठने वाला शख्स अमीनुल्लाह होगा। दिल रहमान, मुझे तुमसे नहायत अहम और ज़रूरी बात करनी है। मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर आओ। उसने मेरी तरफ झुकते हुए इतने मध्यम लहजे में सरगोशी की कि सिर्फ उसकी बात मैं ही सुन सकूं। उस शख्स के सबब एक बार मैं सख्त उलझन में और परेशानी का शिकार हो चुका था, इसलिए मेरे दिल में आया कि इससे फिर पहचानने से इनकार कर दूं या सख्ती से झिड़क दूं। मगर इस वक्त सूरत ऐसी थी कि मैं खुद हर तरह से गैर महफूज था, और पहचान लिए जाने के बाद तो मैं और भी गैर महफूज हो सकता था। मेरे लिए कोई भी हंगामा खड़ा हो सकता था, इसलिए मैंने बेहतरी इसी में समझी कि उसकी हदायत पर अमल करूं। मैं उसकी निशस्त छोड़ने के बाद चंद लम्हे बाद उठ खड़ा हुआ। वहां से बाहर निकलकर वो एक नीम तारीख सी राहदारी में पहुंचकर रुक गया, जो इस वक्त सुनसान थी।
हम पर ऐसा ही वक्त आम पड़ा है कि लोग हमें पहचानने से इनकार कर दें, लेकिन जिले रहमान अपने लहू की तहरीर को नहीं झुठलाना चाहिए। उसने दुख भरे लहजे में कहना शुरू किया, मैं कल भी तुम्हें पहचान गया था और आज भी पहचान चुका हूँ, और कल से अब तक हमने इस बात की तस्दीक भी कर ली है कि तुम वही हो जो हमने समझा और पहचाना है, क्योंकि तुम उसी फ्लैट में क़याम पजीर हो जहाँ पहले थे। तुम में फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि अब तुमने बेसाखियों का सहारा छोड़ दिया है, लेकिन ये बहुत मामूली फ़र्क है। बाद में मैंने गौर किया तो खुद इस नतीजे पर पहुंच गया कि तुमने अपनी टांग का इलाज करा लिया होगा। अमीनुल्लाह कहे जा रहा था और मैं लाजवाब सा बिल्कुल किसी मुजरम की तरह उसके रूबरू खड़ा था कि मुसलसल शिकस्तों ने तुम्हारी हिम्मत पस्त कर दी है और अब तुम हमारा साथ ना देना चाहते हो, लेकिन एक बार अमीर अब्दुल रहमान तुमसे मिलना चाहते हैं और उस वक़्त तक वो तुम्हारे फ्लैट तक पहुंच चुके होंगे। तुम्हारा इस तकरीब में शिरकत करना यूं भी खतरनाक है। तुम्हें यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तफसीलात का ये वक़्त नहीं है। बोलो, क्या तुम्हें मेरी बात मंजूर है? अमीनुल्लाह की बातों ने मुझे सख्त उलझन में गिरफ्तार कर दिया। इस तकरीब में शिरकत करना मेरे लिए क्यों खतरनाक हो सकता था? उस वक़्त मैं कतई समझ ना पाया, और फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से रुखसत करने के लिए बहाना तलाश रहा है। मुझे अब ज़हनी तौर पर मुजाहिदीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही और मैंने अपना पीछा छुड़ा लेना चाहता था। अमीनुल्लाह बहरहाल इस मकसद से बेखबर था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने दिल में ख्याल किया कि अब ये तो मुमकिन नहीं कि मैं कतई अजनबियत का अजहार कर दूं और पहले की तरह उसे पहचानने से इनकार कर दूं। बेहतरी इसी में है कि मैं उसके सामने अजनबी ना बनूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उसको ये मशवरा भी मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था कि यहाँ से फ़ौरन अपने फ्लैट के लिए रवाना हो जाऊँ। इन तमाम बातों पर मैंने चंद ही लम्हों में तेज़ी के साथ गौर किया और उसे मुखातब करके कहा, अमीनुल्लाह, मैं वाकई एकदम तुम्हें नहीं पहचान पाया, इसलिए मैंने तुमसे अपनी शख्सियत छुपाई, लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। इन अल्फाज के साथ ही मैंने अमीनुल्लाह के चेहरे पर अत्मीनान के आसार देखे। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरी इस तकरीर में मौजूदगी ज़रूरी है, और ऐसा क्यों है ये तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा। फ़िलहाल मैं माजरत ख्वाह हूँ कि तुम्हारे मशवरे पर अमल नहीं कर सकता। मैं किसी और वक़्त अमीर अब्दुल रहमान से राब्ता कायम कर लूँगा। मेरा फ़र्ज़ आप तक पैगाम पहुँचाना था, सो मैंने पूरा कर दिया। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप चाहे अमीर से इस वक़्त मिलना चाहें या ना चाहें, इस जगह से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं। आप यहाँ से चले जाएं। अमीनुल्लाह ने अपने ढीले ढाले लिबास को दुरुस्त करते हुए फिर एक बार कहा, अपने अच्छे बुरे को समझने की अहलियत मुझ में भी है। अमीनुल्लाह, तुम शायद ये भूल गए हो कि अमीर अब्दुल रहमान को मुझ पर कितना भरोसा था। इस मरतबा मेरी आवाज़ में किस कदर सख्ती थी, क्योंकि उसकी मुसलसल एक ही रट से मैं झंझला गया। मीनुल्लाह ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और एकदम तेजी से मुड़कर लंबे लंबे ढग भरता हुआ हाल की तरफ बढ़ गया। ना जाने वो मेरे लहजे से खफा हो गया था। उसे हाल में पहुंचने की जल्दी थी। कुछ ही देर बाद हम दोनों ही अपनी निशस्तों पर वापस आ चुके थे, लेकिन पर्दा अब भी लड़ा रहा था और पूरे हाल में चैमगोइयाँ हो रही थी। लोग दिलाल बनर्जी को बुरा भला कहने लगे। वो अब तक नहीं पहुंचा था। मुझे अपनी निशस्त पर बैठे चंद मिनट गुजरे होंगे कि दफतन स्टेज का पर्दा उठ गया। मैंने मैंने घड़ी देखी, पूरे 8 बज चुके थे, जबकि उस प्रोग्राम को 7 बजे शुरू होना था। मेरी नज़र स्टेज पर पड़ी। दिलाल बनर्जी अपने मखसूस लिबास में स्टेज पर मौजूद था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं वक़्त पर आ गया हूँ। उम्मीद है कि आपको इंतज़ार की ज़हमत नहीं उठानी पड़ी होगी, दिलाल बनर्जी ने बुलंद आवाज़ में कहा। तुम्हें 7 बजे आना था और अब 8 बजे आ रहे हो, कोई झंझला कर बोला। आप अपनी घड़ी फिर देखिए, इस वक्त 7 ही बज रहे होंगे। उस वक्त ठीक 7 बजे हैं, दिलाल बनर्जी की आवाज़ गूंजी। उसी वक्त मेरे आसपास बैठे हुए लोगों ने अपनी घड़ियां देखीं। उनके चेहरों पर हैरत के आसार थे। मैंने भी अपनी पॉकेट वॉच निकाली और ये देखकर दंग रह गया कि उसमें वाकई 7 बज रहे थे। चंद ही लम्हों बाद पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। दिलाल बनर्जी ने अपना पहला करतब दिखाया था। फिर स्टेज के दाएं बाएं से उसके 2 साथी उस जैसे लिबास में नमूदार हुए और स्टेज से उतरकर हॉल में आ गए। आप लोगों की घड़ियों में कुछ खराबी है, इसलिए उन्हें मेरे साथियों के सुपुर्द कर दीजिए। ये कुछ देर बाद आपको वापस मिल जाएंगी। दिलाल बनर्जी ने लोगों को मुखातब किया। लंबे पीले लिबासों में मलबूस
दलाल बनर्जी के साथी तमाम हाल में लोगों से उनकी घड़ियां जमा करते रहे। फिर वो स्टेज पर चले गए। दलाल बनर्जी ने हाथ से कुछ इशारा किया और स्टेज के दाएं तरफ से एक साथी हथौड़ा और एक बड़ा सा तख्त लेकर नमूदार हुआ। उसने अपने साथियों से हासिल की हुई घड़ियां इस तख्त में डाल दी और एकदम उन पर हथौड़ा बरसाने लगा। अरे अरे, कई लोगों के मुंह से बुलंद आवाजें निकली। गालबन वो लोग थे जिन्होंने अपनी घड़ियां दी थी, लेकिन उन आवाजों का दलाल बनर्जी पर कोई असर ना हुआ और वो अपने काम में मशगूल हुआ। फिर उसके वहीं दोनों साथी वो तश्त उठाकर तमाम हाल में घूमे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी घड़ियां हथौड़ों की ज़रबों से टूट फूट कर रेजा रेजा हो गई हैं। दलाल बनर्जी के साथी वो तश्त लेकर फिर स्टेज पर चले गए। तश्त स्टेज पर रख दिया गया और दलाल बनर्जी ने अपने लिबादे से एक स्याह कड़ा निकालकर उस पर ढक दिया। फिर चंद लम्हों बाद वह होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाया और तश्त पर से कड़ा खींच लिया। अब आप लोगों की घड़ियां हमेशा सही वक्त देंगी। मेरा साथी आपकी घड़ियां लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। आप अपनी घड़ियां ले सकते हैं। दलाल बनर्जी के इन फिक्रों के साथ ही उसके साथी फिर स्टेज की सीढ़ियां उतरने लगे और जैसे ही लोगों की नज़र तश्त पर पड़ी, पूरा हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कुछ ही देर में उसके साथी फिर उसके पास पहुंच गए। मैं अब उसी तलाश में था कि कब मुझे कोई ऐसा मौका मिले कि मैं उसकी किसी उसरार कुव्वत को बेकार करके उसे रुसवाई से हमकिनार कर दूं। अब तक जो कुछ उसने किया था वो मेरे लिए अचानक और गैर मतवक्के था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करना चाहता है, वरना मैं फौरन हमजाद को तलब करके उसका पूरा मंसूबा चौपट कर देता। अब मैं संभल कर बैठ चुका था और अपने दिल में पूरी तरह ये इरादा कर चुका था कि इस मर्तबा उसे कोई करतब नहीं करने दूंगा। मैं देख रहा था कि वो किसी नए करतब के लिए तैयारी कर रहा है। उसके हाथ में अब एक तेज चमकती हुई तलवार थी। मुझ समेत हाल में मौजूद तमाम लोग बुरी तरह उसकी तरफ मतवज्जे थे और ऐन उसी वक्त मैं अपनी निशस्त से उछल पड़ा। वो एक तेज धमाके की आवाज़ थी। मैंने उससे पहले सिर्फ इतना महसूस किया कि मेरी निशस्त के बराबर बैठे हुए अमीन उल्लाह ने अपने ढीले ढाले लिबास में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली थी, जिस पर मैंने कोई तवज्जो ना दी। और फिर अमीन उल्लाह ने अचानक अपनी निशस्त से उठकर वो चीज़ पहले सफ़ की तरफ उछाल दी थी जहां गवर्नर और उसके मेहमान बैठे थे। वो गालबन कोई खतरनाक आतिशगीर मादा था। अगली नशस्त पर बैठे हुए लोगों के जिस्मों के चीथड़े उड़ गए। हाल में एकदम हंगामा मच गया। अफरा तफरी और भाग दौड़ शुरू होगी। उसी वक्त किसी ने चीख कर कहा, हाल के तमाम दरवाजे बंद कर दो, कोई एक शख्स भी बाहर निकल कर नहीं जाएगा। चीखने वाले का ताल्लुक यकीनन इंतजामात अफसरान में से रहा होगा जिनके स्पुर्द इस तकरीब के हिफाजती इंतजामात थे। चंद ही लम्हों में हाल के दरवाजे बंद कर दिए गए। कोई एक शख्स भी हाल से बाहर नहीं निकल सका था। मैंने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखा। लोग अपने ही निशस्तों से उठ खड़े हुए थे और हाल में अजीब शोर और हंगामा बरपा था। अब स्टेज का पर्दा गिर चुका था और दलाल बनर्जी ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अब मैं समझ चुका था कि अमीनुल्लाह क्यों बज़ेद था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसकी नज़र में अब तक मैं ही उसका एक साथी था और वो नहीं चाहता था कि उसके साथ साथ मैं भी यहाँ फंस कर रह जाऊँ। मगर वो इस बात से लाइलम था कि अब उसकी और मेरी मंजिलें जुदा जुदा हैं। अमीनुल्लाह का मकसद बंगाल के गवर्नर और उसके मेहमानों को ख़त्म करना था और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। अगली साफ की तरफ दस्ती बांग फेंकते ही गालबन वो हंगामे से फ़ायदा उठाकर खिसक लिया था, क्योंकि वह मुझे अपनी दाएं तरफ वाली निशस्त पर नहीं नज़र आ रहा था और ना ही आसपास कहीं उसका पता था। शायद वो यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धमाके से होने के सिर्फ चंद लम्हों बाद ही हाल के तमाम दरवाजे बंद करा दिए गए थे। इससे अंदाज़ा होता था कि शायद अमीन उल्लाह फरार होने में कामयाब नहीं हो सका होगा। मैं अजीब तज़ब्ज़ब और उलझन का शिकार था। हालात बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर बदल गए थे। अब खुद मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यहाँ से फरार होने का था। मुझे अंदाज़ा था कि अब एक एक मेहमान की तलाशी ली जाएगी और इस सूरत में मेरे लिए अपनी शख्सियत छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी जेब में हज़ियाई नस नवाब दिलावर जंग बहादुर का दावतनामा था। नवाब दिलावर जंग जो भी रहा हो, उससे आला हकाम वाकिफ होना लाजमी था और तमाम ही आला हकाम उस हाल में मौजूद थे।
افسران کے علاوہ تمام معزز ہم وطنوں کو یہاں سے بغیر کسی روک ٹوک جانے کی اجازت ہے۔ میں نے ایک انگریز افسر کو سٹیج پر دیکھا جسے نے انگریزی زبان میں یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انگریزوں کو شبے سے بالا تر سمجھا گیا تھا اور یہاں صرف ہندوستانیوں کو روکا جانے والا تھا کیونکہ وہ ایک غلام قوم کے افراد تھے۔ میں انگریزوں کے تعصب پر کھول اٹھا کیونکہ اس تقریب میں انگریز افسران کے علاوہ دوسرے انگریز افراد بھی موجود تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1/4 ہال خالی ہو گیا۔ اب ہال میں صرف انگریز حکام اور ہندوستانی رہ گئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ ان میں سے کسی انگریز نے اس متعصبانہ رویے پر صدائے احتجاج نہیں کی تھی، حالانکہ اس حال میں جو لوگ موجود تھے وہ معمولی حیثیت کے مالک نہیں تھے۔ اگلی صف کے ارد گرد ایک دائرے کی شکل میں افسران مستعد کھڑے تھے اور اس صف کے پیچھے والی 2 صفوں کو بھی انہوں نے خالی کرا لیا تھا۔ حال کے تمام دروازے ابھی تک بے دستور بند تھے اور صدر دروازے پر مسلح پہلے داروں کا ہجوم تھا جن میں اکثریت انگریزوں کی تھی۔ ان کی بندوقوں کی نالیاں حال میں موجود لوگوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے خود سے زیادہ امین اللہ کی فکر تھی۔ مجھے تو بہرحال حمزاد کی پرسرار قوتوں کی مدد حاصل تھی، لیکن امین اللہ قطعی بے سہارا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امین اللہ بھی میری طرح کسی کا دعوت نامہ لے اڑا ہوگا، اور جب دعوت ناموں کی جانچ پڑتال ہوگی تو وہ بہت آسانی کے ساتھ دھر لیا جائے گا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ میری ہی طرح دوسرے لوگوں نے اسے اگلی صف کی طرف کوئی چیز پھینکتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ یہ صورتحال اس کے لیے اور بھی خطرناک ہو سکتی تھی۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ایک دم اچھل پڑا۔ میری آنکھوں نے ایک ایسا ہی منظر دیکھا تھا کہ اسٹیج پر اس وقت دال بنرجی اور اس کے چیلے نظر آ رہے تھے، مگر میرے چونکنے کا سبب یہ نہیں تھا، بلکہ میں نے ان لوگوں کے ہمراہ امین اللہ کو بھی دیکھا تھا جسے ان لوگوں نے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ یہ اسٹیج کے پچھلی دروازوں سے بھاگنے کی کوشش میں تھا، مگر میں نے اسے عین وقت پر پکڑ لیا۔ دلال بنرجی کی آواز حال میں گونجی اور اس آواز کے ساتھ ہی کئی انگریز افسران سٹیج کی طرف لپکے۔ میری پرسرار قوتیں کہتی ہیں کہ میں کہ گورنر اور اس کے مہمانوں کا قاتل یہی ہے۔ دلال بنرجی کی آواز پھر سنائی دی، یہی ہے، یہی ہے۔ حال میں موجود لوگوں میں کئی افراد چیخنے لگے۔ میرے خیال کے مطابق یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امین اللہ کو دستی بم پھینکتے دیکھ لیا تھا۔ امین اللہ نے فرار ہونے کے لیے یقیناً ذہانت کا ثبوت دیا تھا، مگر دلال بنرجی آڑے نہ آ گیا ہوتا تو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا، مگر افسران سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ قاتل نے تنہا یہ کارنامہ انجام نہیں دیا، یہاں اسی حال میں اس کا ایک ساتھی اور موجود ہے۔ دلال بنرجی کی آواز سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی تمام حال میں سناٹا چھا گیا۔ اب خاموش رہنے کا وقت گزر گیا تھا۔ مجھے اپنے فوری بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ دلال بنرجی مجھے پھنسوانے کے چکر میں ہے۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے حمزاد کو طلب کیا اور اسی وقت دلال بنرجی چیخا۔ اس کا ساتھی وہ رہا۔ اس کی انگلی میری طرف اٹھی ہوئی تھی، لیکن اتنے لوگوں کے ہجوم میں ایک دم پہچان لیا جانا ناممکن تھا، اور اس بات کو غالباً دلال بنرجی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس لیے وہ انگریز افسران کے ہمراہ سٹیج سے اتر رہا تھا، لیکن وہ ابھی سیڑھیاں اتر کر ایک قدم ہی چلا ہوگا کہ تمام حال اچانک تاریکی میں ڈوب گیا، اور اس کے ساتھ ایسا معلوم ہوا جیسے حال کے تمام دروازے خود بخود کھل گئے ہوں۔ دوڑو، پکڑو، بھاگو، خبردار کوئی حال سے باہر نہیں نکلے گا۔ شور بلند ہوتا رہا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک نادیدہ گرفت محسوس کی۔ نکل چلیے، حمزاد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے چیخو پکار، بھاگو دوڑ، شور ہنگامے میں بہت جلد حال سے نکل کر مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا ہوٹل کی پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا، اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس چھوٹی سی گلی میں میری کار پہلے سے موجود تھی اور میرا ڈرائیور رحمت خان اسٹیئرنگ پر مستعد بیٹھا تھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے سنے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور اگلی نشست پر بیٹھتے ہی بولا، چلو۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ دوبارہ گراؤنڈ ہوٹل کے صدر دروازے کے سامنے سے گزری۔ میں نے کن آنکھیوں سے دیکھا کہ ہوٹل کے دروازے پر مسلح پولیس فورس سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ کار اب کلوپترا کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ تم پچھلے دروازے کی طرف کس طرف آ گئے؟ میں نے بے خیالی میں اپنے ڈرائیور رحمت خان سے پوچھا۔ حضور، کچھ دیر پہلے آپ ہی نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں کار لے کر پچھلے دروازے پر آ جاؤں، رحمت خان نے متعجب لہجے میں کہا۔
हाँ हाँ ठीक कहते हो, मैं भूल गया था, मैंने जल्दी से कहा। दरअसल मुझे उससे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। ये तमाम चक्कर यकीनन हमजाद ने चलाया होगा। रहमत खान ने मेरी नहीं, हमजाद की आवाज़ सुनी होगी और वह होटल के पिछले दरवाजे पर कार ले आया। उसके अलावा कुछ और मुमकिन नहीं था। बाद में इस ख्याल की तस्दीक हमजाद से भी हो गई थी। हमजाद हाल में आने वाले हंगामे से वाकिफ हो चुका था और समझ चुका था कि अब कुछ देर बाद उसे तलब कर लिया जाने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरार का मंसूबा बना लिया था। कार अब धर्मतले को पीछे छोड़ती हुई लोअर चेत रोड पर दौड़ रही थी। वो किसी लड़की के कराहने की आवाज़ थी जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने एकदम मुड़कर पीछे देखा और देखता रह गया। कार की पिछली सीट पर एक क़यामत ख्वाबीदा थी। सुर्ख साड़ी में उसके जिस्म का गुलाबी रंग जैसे बाहर छिलका पड़ रहा हो, भरे भरे होंठ, दराज पलकें, सावन की घटाओं जैसे बाल। मैं उसे देखकर चकरा गया। आखिर वो कौन थी और मेरी कार में किस तरह आ गई? रहमत खान की कार में मौजूदगी से इस तरह लाताल्लुक था जैसे उस लड़की के बारे में कोई खबर ही ना हो। लड़की की कराह यकीनन उसकी समाज से भी टकराई होगी, लेकिन उसने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मेरे लिए ये उलझा देने वाली बात थी, मगर अब मैं रहमत खान से किसी का सवाल करके उसे शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इससे पहले कि मैं हमजाद से तफसीली गुफ्तगू ना कर लूँ। उस लड़की के बारे में हमजाद ही मुझे मालूमात फराहम कर सकता था। लड़की गालबन बेहोश या नीम बेहोश थी। उस लड़की को लेकर बहरहाल मुझे अपने फ्लैट पर ही जाना था और वहाँ रज़िया मौजूद थी। वो मेरे हमरा किसी दूसरी लड़की का वजूद किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी? मेरी उलझन का अलग सबब ये भी था, और ये सब ऐसा था जिसका बज़ाहिर कोई हल फ़िलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कार रफ्ता रफ्ता अब जकरिया स्ट्रीट से करीब होती जा रही थी। मैंने रहमत खान से कहा कि कार इमारत के पिछले दरवाजे पर रोके, और मेरी हदायत पर अब कार उस पतली सी गली में मोड़ रहा था जिसमें उस इमारत का पिछला गेट था। गली वीरान थी। अब तुम जा सकते हो। रहमत खान कार रुकते ही मैंने दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए कहा। रहमत खान मैदनी खेद नज़रों से कार की पिछली नशस्त की तरफ देखने लगा। गालबन उसे तवक्का थी कि मैं उस बेहोश लड़की को अपने फ्लैट तक पहुंचाने के लिए उसकी मदद लूँगा। रहमत खान एक लम्हे के लिए रुका और फिर कार से उतरकर एक तरफ चल दिया। उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा था। उसके जाते ही मैंने हमजाद को तलब किया। ये सब क्या तमाशा है? मैंने हमजाद के आते ही सवाल किया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमजाद के लहजे में हैरत थी। ये लड़की कौन है और मेरी कार में कहाँ से आ गई? मैंने दोबारा सवाल किया। आपने दलाल बनर्जी से इंतकाम लेने का ख्याल अपने जहन से निकाल दिया? हमजाद ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। फिर एक लम्हे रुक कर खुद ही बोला, ये सरोचनी है, राय बहादुर जसूनत लाल की लड़की और दलाल बनर्जी की महबूबा। सरोजनी? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। लेकिन ये किस तरह हो गया? यहाँ इस हालत में आप ज़्यादा देर खड़ा रहना खतरनाक भी हो सकता है। आप ऊपर अपने फ्लैट में चलिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। इसके बाद आप मुझसे जो कुछ दरियाफत करेंगे वो आपको तफसील से बता दूंगा, हमजाद ने कहा। लेकिन फ्लैट में रज़िया भी होगी और सरोजनी की मौजूदगी। मैं इसका इंतज़ाम कर चुका हूँ, हमजाद ने मेरी बात काट कर कहा। यानी? मैंने हमजाद को सवालिया नज़रों से देखा। वो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। हमजाद से ये फिक्रा सुनकर मैं तेज़ी से जीने चढ़ने लगा। फ्लैट का दरवाज़ा मैं बाहर से लगा आया था, ये जानने के बावजूद भी कि रज़िया सुबह से पहले बेदार नहीं होगी। मैंने नहायत एहतियात से फ्लैट का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मेरे फ्लैट में दाखिल होते ही हमजाद भी दाखिल हुआ। फ्लैट में अंधेरा था। मैंने नहायत एहतियात से अंदर से दरवाज़ा बंद करके हमजाद को लालटेन रोशन करने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद वो कमरे लालटेन की मध्यम रोशनी से जैसे बेदार हो गया। ये फ्लैट 3 कमरों पर मुश्तमिल था। रज़िया अंदरूनी कमरे में थी। हमजाद ने सरोजनी को बैरूनी कमरे में ही मसहरी पर डाल दिया था। वो अब तक बेहोश थी। हाँ, अब आ जाओ, मैंने आरामदा कुर्सी पर नीम दराज होते हुए कहा। बर वक्त मैंने जो कुछ किया उसके सिवा कोई और सूरत वहाँ से बच निकलने की नहीं थी। हमजाद ने मुझे बताना शुरू किया। जैसे ही धमाका होने के बाद हाल के दरवाजे बंद कराए गए, मैंने रहमत खान को हुक्म दिया कि वो कार लेकर होटल के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाए। रहमत खान ने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी थी और वो यही समझा था कि उस हुक्म देने वाले आप हैं। उसी वक्त मैंने उससे कहा था कि अभी कुछ देर बाद एक लड़की को लाने वाला हूँ। उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इसलिए रहमत खान कार का पिछला दरवाज़ा
खोल रखे। फिर जैसे ही आपने मुझे तलब किया, मैंने पहला काम ये किया कि हाल के तमाम फानूस और रोशनियां गुल कर दी और हाल के तमाम दरवाजे खोल दिए। इस काम में मुझे बेमुश्किल 1 या 2 सेकंड लगे होंगे। फिर मैंने सरोजनी पर हाथ साफ किया और उसे बेहोश करके कार में मुंतकिल कर दिया और उसी लम्हे में आप तक पहुंच गया। हमदाद ने इतने कम वक्त में जो कारनामा अंजाम दिया था वो यकीनन काबिल तारीफ था। हाल की रोशनियां गुल करना, वहां के तमाम दरवाजे खोलना, सरोजनी तक पहुंचकर उसे अगवा करना और फिर कार में मुंतकिल करके दोबारा मेरे पास तक पहुंचने में उसने सिर्फ चंद लम्हे सिर्फ किए थे। हमजाद की इस तेज़ रफ्तारी का ये मेरा पहला तजर्बा था। हर चंद के मेरे इल्म में पहले से था कि हमजाद की पुरस्कार कुव्वतों में से एक कुव्वत यह भी है कि वो नहायत मुख्तसर वक़्त में बड़े से बड़ा काम कर सकता है। लेकिन इस वाक़े से कबल मुझे इस नौइयत का कोई अमली तजर्बा नहीं हुआ था। अब मैं समझ चुका था कि लड़की की किराह सुनकर रहमत खान मेरी तरह क्यों नहीं चौंका था। लेकिन एक बात अभी तक तफसील तलब है, वो ये कि दलाल बनर्जी इस बात से आगाह है या नहीं कि मैंने उसका शिकार उससे छीन लिया है। मैंने कुछ सोचकर हमजाद को मुखातब किया। ये तो आपके इल्म में ही है कि दलाल बनर्जी वहाँ आपकी मौजूदगी के बारे में बाखबर हो चुका था और आपकी वहाँ मौजूदगी उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है। और ये भी वो जानता था कि इस तकरीब से वो सरोजनी को अगवा करना चाहता था। आपके वहाँ होने से लाजमी तौर पर उसका माथा ठनका होगा। इसलिए जब उसने अमीनुल्लाह को गिरफ्तार कराया तो लगे हाथों आपसे जुड़ान छुड़ाने के लिए भी उसने एक चाल और चली। दलाल बनर्जी अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए ये जान चुका था कि आप उसके शिकार पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हैं। इसलिए उसने पहले ही आपको रास्ते से हटा देना चाहा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। वहां से आपकी फरार और सरोजनी की गुमशुदगी के बाद दलाल बनर्जी कतई तौर पर यह समझ जाएगा कि सरोजनी को आपने उड़ाया है। तो गोया मैं जीत गया, मैंने उससे अपना इंतकाम ले लिया। मेरी आवाज़ खुशी से कांपने लगी। मगर नहीं, अभी कहाँ, अभी तो एक महम बाकी है। मैंने मसहरी पर बेहोश हुई क़यामत की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जाओ, लेकिन सुनिए, मुझे आपसे कुछ और बात भी नहीं, इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने हमजाद की बात काट दी। मगर ठहरो, ये बताओ, इसे होश कितनी देर बाद आएगा? आपसे 10 मिनट बाद ये होश में आ जाएगी। मैंने इतनी ही देर के लिए उसे बेहोश किया था। मगर आपसे बस, अब तुम जा सकते हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे मोहतात रहने की नसीहतें करोगे। जाओ, जिंदगी हर घड़ी एहतियात का नाम नहीं है। ये कहकर लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। यकायक मेरी अब समाज से एक गूंजदार आवाज़ टकराई, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। खतरे के एहसास के साथ ही मुझे हमजाद का ख्याल आया और फिर उसी के साथ ये होश भी आ गया कि मैं इस हालत में हमजाद को तलब नहीं कर सकता। ज़हन में ये ख्याल आते ही मैं तेजी से गुस्ल खाने की तरफ लपका, क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा पहले मुझे तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल से साबका पड़ चुका था और मैं सख्त मुसीबतों में गिरफ्तार हो चुका था। मैंने गुस्ल खाने में पहुंचकर अपने जिस्म पर पानी डालने में देर नहीं लगाई थी, लेकिन जिस वक्त मैं अपने जिस्म पर पानी डाल रहा था, मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खुलने और फ्लैट में भारी कदमों की आवाज़ें सुनी। मैंने जल्दी से उल्टे सीधे कपड़े पहने और जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मैंने सरोजनी की कांपती हुई आवाज़ सुनी, वो अदर अंदर गया है उस तरफ। उस आवाज़ के सुनते ही मेरे होश व हवास गुम हो गए। मैं जल्दी में ये भूल ही गया कि सरोजनी का भी फ्लैट का दरवाज़ा खोल सकती है और यकीनन उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला होगा, वरना दरवाज़ा तोड़ने में कुछ देर तो लगती और अगर दरवाज़ा तोड़ा जाता तो मैं उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता। हमजाद मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली। मैंने दानिस्ता गुस्ल खाने का दरवाज़ा नहीं खोला था, क्योंकि भारी कदमों की आवाज़ों से मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि पुलिस काफ़ी तादाद में मेरे फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुकी है और गुस्ल खाने के बाहर भी लोग मौजूद हैं। वो पूरे फ्लैट में मुझे ढूंढ रहे हैं। लैट्रीन देखो, किसी ने कहा। वो इधर शायद लैट्रीन और गुस्ल खाना है। और उसी वक्त हमजाद मेरे पास पहुंच गया। वो काफ़ी तादाद में हैं। मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, आप बेफिक्र रहें, वो आपको हाथ नहीं लगा पाएंगे। आपका हमजाद आप तक पहुंच चुका है। इतना कहते ही हमजाद गायब हो गया। वो इधर भागा है। बैरूनी कमरे की तरफ कोई चीखा और उसके साथ कदमों की आवाज़ दूर होती चली गई।
अरे अरे वो निकल गया, दौड़ो, फ्लैट के बैरूनी दरवाजे से बाहर गली में भागा है। कदमों की आवाज़ें और दूर हो गई। फिर मैंने तेजी से सीढ़ियां उतरने की आवाज़ सुनी। निकल कर ना जाने पाए, पीछा करो, किसी ने फिर चीख कर कहा। मैंने ये महसूस करके कि अब फ्लैट में कोई नहीं, नहायत आहिस्तगी से गुस्लखाने का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया और तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा जहां मैंने रज़िया को छोड़ा था। वो बदस्तूर अभी तक महज ख्वाब थी। वहां से मुतमिन होकर मैं बैरूनी कमरे में आया और ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा खाली था, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक वहां सरोजनी को होना चाहिए था। मैं इसी शशोपानी में था कि हमजाद लौट आया। मैं उन्हें बहुत दूर तक दौड़ाया आया हूँ। वो इस वक्त मेरे रोड के गलियों में चकराते फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब फौरन निकल चलिए। मगर कहाँ? मैंने हमजाद की बात सुनकर सवाल किया। कहीं भी, मगर यहाँ रहना अब ख़तरनाक है। वो कुछ देर बाद ही दोबारा यहाँ हल्ला बोल देंगे, क्योंकि वो यहाँ रज़िया को भी देख चुके हैं। हमजाद ने जवाब दिया। क्या यहाँ से फरार होने के लिए रज़िया को होश में लाना ज़रूरी है? मैंने हमजाद से सवाल किया। कतई, ये कहकर हमजाद अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। रज़िया चंद लम्हे में होश में आ गई थी और फिर हमजाद के मशवरे पर मैं उसे लेकर इमारत की पिछली गली में पहुंच गया, जहां मेरी कार खड़ी थी। लेकिन मुझे कार चलाना नहीं आती। मैं हचकिचाया। आप स्टीयरिंग के सामने बैठिए तो सही, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, हमजाद ने कहा। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और रज़िया मेरे बराबर अगली नशस्त पर बैठ गई। वो हैरान हैरान से मुझे देख रही थी, मगर अब तक उसने कोई सवाल नहीं किया था। उस वक़्त रात के तकरीबन 10:30 बजे थे। मैंने जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद किया, कार का इंजन जाग उठा। मैंने देखा कि हमजाद के हाथ मुतहरक थे। फिर कार एक धचके से आगे बढ़ी। बज़ाहिर स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन दरअसल हमजाद कार ड्राइवर कर रहा था और उसका सबब यह था कि वो ड्राइवर की सीट खाली रखकर लोगों को मेरी तरफ मतवज्जा नहीं करना चाहता था। कार की रफ्तार लम्हा बेलम्हा तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद कार एक आलीशान होटल के सामने जाकर रुकी। आप इस होटल में आसानी के साथ एक डबल बेडरूम हासिल कर सकते हैं। रुपए मैं आपकी जेबों में मुंतकिल कर चुका हूँ। मैं दानिस्ता आपको यहाँ कार में लेकर आया हूँ ताकि आप एक बाहसीयत शख्सियत मालूम हो। हमजाद ने सरगोशी की। कार रुकते ही 2-3 बैरे कार की तरफ लपके। वो समझ चुके थे कि यकीनन कोई बड़ा आदमी उनके होटल में आया है। उस जमाने में किसी के पास कार के उतरने के यही मैनी थे। कुछ देर बाद होटल के एक आरामदा कमरे में पहुंच चुका था और अब मैं चाहता था कि रज़िया जल्दी से फिर सो जाए तो मैं हमजाद को तलब करूं, लेकिन रज़िया थी मुझ पर सवालात की भरमार किए हुए थी। जैसे तैसे मैंने उसे मुतमिन किया और उसे सुला दिया। मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहता था कि पुलिस मेरे फ्लैट तक किस तरह पहुंची। मैं इस अरसे में सिर्फ इतना सोच पाया था कि इस सारे हंगामे में या तो अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करने वाली खुफिया तंजीम का हाथ है या फिर दलाल बनर्जी का। ये इम्कान बहरहाल था कि खुफिया तंजीम का कोई फर्द पकड़ा गया हो और उसने मेरा पता बता दिया हो, मगर ये सिर्फ एक कियास ही था। अलबत्ता दलाल बनर्जी की तरफ से मैं पूरी तरह मशकूक था। वो अपना शिकार छिन जाने के बाद खामोश ना बैठा होगा। आपने जो कुछ सोचा है वह दुरुस्त है। इस हंगामे में दलाल बनर्जी का हाथ है। मैं जब आपसे रुखसत होने वाला था तो उसी सिलसिले में आपको बताने वाला था, बल्कि आपको ये मशवरा देने वाला था कि यह जगह छोड़ दी जाए, मगर आप उस वक़्त सरोजनी के ख्याल में इतने मनमहक हो चुके थे कि आपने मुझे कुछ कहने की इजाज़त ही ना दी। हमजाद ने मेरे तलब करते ही कहना शुरू किया। मगर ये सब कुछ किस तरह? आला हकाम को ग्राउंड होटल के हंगामे से निमटने में काफ़ी देर लगी। वो इसलिए भी झल्लाए हुए थे कि हंगामे से फ़ायदा उठाकर अमीनुल्लाह भी उनके हाथ से निकल गया। हमजाद से अमीनुल्लाह के बारे में जानकर ना जाने क्यों मुझे खुशी हुई। मुझे उसके फरार हो जाने की खुशी थी। मैं अपने जज्बात हमजाद से ना छुपा सका। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो फरार होने में कामयाब हो गया। वो यकीनन एक बहादुर शख्स है जिसने अपनी जान पर खेलकर गवर्नर और उसके मेहमानों को मौत की नींद सुला दिया।
میں نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ جب اللہ حکام کو ہوش آیا تو ان کے لیے ایک اور الجھن موجود تھی۔ رائے بہادر جسونت لال کی لڑکی غائب تھی۔ رائے بہادر نے افسران کو تنگ کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ بہت بار سوخ آدمی ہے اور واسرائے تک سے اس کے تعلقات ہیں، لیکن اس صورتحال کیونکہ سنگین نوعیت کی تھی اور گورنر اور اس کے مہمانوں کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس لیے اعلیٰ حکام پوری طرح اس طرف متوجہ تھے اور رائے بہادر کو صرف تسلیوں پر ٹرخا رہے تھے۔ اس تمام ہنگامے میں 2-2.5 گھنٹے گزر گئے۔ دلال بنرجی بھی اس وقت تک وہیں موجود تھا۔ وہ رائے بہادر جسونت لال سے ملا اور کہا کہ اگر رائے بہادر چاہیں تو وہ اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے سروجنی کا پتہ چلا سکتا ہے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، رائے بہادر فوراً راضی ہو گیا۔ پھر دلال بنرجی نے انہیں آپ کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا اور یقین دلایا کہ سروجنی کو اغوا کر کے وہیں لے جایا گیا ہے اور وہ شخص جو گورنر ہاؤس کے اس کے مہمانوں کے قاتل کا ساتھی تھا۔ کچھ دیر بعد رائے بہادر جسونت لال کے ذریعے یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی۔ ممکن تھا کہ اعلیٰ حکام سروجنی کی بازیابی میں اتنی عجلت نہ کرتے، مگر یہ جاننے کے بعد کہ آپ کا تعلق قاتل سے ہے وہ فوراً یہاں چڑھ دوڑے اور پھر جو کچھ ہوا اس سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ حمزاد پوری بتا کر خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہاں بھی خطرے سے باہر نہیں۔ دلال بنرجی ہمارے اس رہائش گاہ سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو یہ ممکن ہے، حمزاد نے جواب دیا، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود آپ کی طرف سے خوف زدہ دکھائی دیتا ہے، ورنہ وہ فوراً اپنی پرسرار عبادت گاہ کا رخ نہیں کرتا۔ وہ اب تک اپنی پرسرار عمارت میں پہنچ چکا ہوگا تاکہ آپ کا کوئی پرسرار حملہ اس پر کارگر نہ ہو سکے۔ چوہا میرے منہ سے نکلا۔ میں حمزاد سے گفتگو کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی اس تازہ حرکت کا مزہ چکھاؤں، مگر وہ مجھے تلملاتا چھوڑ کر اپنی پناہ گاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا شکار چھین کر بھی ابھی میرا انتقام کی آگ سرزد نہیں ہوئی، تو کیا اب مجھے پھر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہوگا؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ اب ضرورت بھی کیا ہے، آپ اس سے انتقام لے ہی چکے ہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چیخ پڑا۔ کیا میرا انتقام پورا ہو گیا؟ ہرگز نہیں، ابھی میرے انتقام کی آگ نہیں بجھی۔ اس نے مجھے جس طرح بے عزت و بے آبرو کیا ہے، یہ اس کا بدل ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ اور کیا تمام کی تازہ حرکت اس کی بھول گئے؟ میں طیش میں تھا۔ حمزاد سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایسے موقعوں پر عموماً وہ خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ مجھے بتاؤ، میں اس چوہے کو اس کے بل سے کس طرح نکالوں؟ فی الحال آپ آرام کیجئے، میں صبح تک سوچ بچار کر کے کوئی نہ کوئی راہ ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ مطمئن رہیے، حمزاد نے مجھے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تم صبح تک سوچ لو، میں کسی قیمت پر اسے معاف کرنے پر تیار نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ میری چھٹی حص ہی تھی جس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا اور میں بیدار ہو گیا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر ایک سیاہ وجود پر پڑی جو میرے چہرے کے انتہائی قریب تھا، اتنا کہ میں اس کے خد و خال واضح طور پر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک دم مشینی انداز میں میرے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور میں نے اس سیاہ وجود کو اپنے چہرے سے دور دھکیل دیا۔ سیاہ وجود رضیہ کی جسم پر سے ہوتا ہوا مسحری سے نیچے گرا۔ گراہٹ کی ایک بھیانک سی آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ گراہٹ کسی بھیڑیے کی گراہٹ سے مشابہ تھی۔ وہ سیاہ وجود ایک بار پھر اچھلا اور مسحری پر آ رہا۔ اس بار میں اسے دیکھ چکا تھا۔ مجھے اپنے خوف پر خود ہی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ایک سیاہ بلی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے میرا یہ احساس ختم ہو گیا۔ سیاہ بلی نے میرے چہرے پر چھلانگ لگائی تھی اور اگر میں فوراً اپنا چہرہ ایک طرف نہ کر لیتا تو اس کے تیز دار نوکیلے پنجے
میرے چہرے پر نقش و نگار بنا چکے ہوتے۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ بلی نے پھر جست لگائی اور میرے گلے میں جھول گئی۔ میں نے گھرا کر میری گردن کی طرف اپنے دانت بڑھائے اور میں کانپ کر رہ گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے ایک بار پھر دور پھینک دیا، لیکن اس کوشش میں میری گردن اور ہاتھوں پر اس کے پنجوں کی خراشیں آ چکی تھیں۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ بلائے ناگہانی میری جان کے در پہ ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ پورا کمرہ عجیب و غریب اور خوفناک گڑاہٹوں سے گونج اٹھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 6 بلیاں کمرے میں نظر آنے لگیں۔ وہ سب کی سب کبھی تو مجھ پر ایک ساتھ یلغار کرتیں۔ میں اب مسحری سے اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور مجھ پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ ایک بار تو منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ میں بال بال بچا تھا۔ مجھ پر بیک وقت 3 بلاؤں نے حملہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک کے تیز دانت میرے نرخرے میں اترتے اترتے رہ گئے۔ میرے چیخ نے رضیہ کو بیدار کر دیا۔ وہ پہلے پہل تو کچھ بھی نہ سمجھ پائی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کرے کر عجیب و غریب منظر کو دیکھتی رہی۔ پھر اس پر نہ جانے کیا وحشت سوار ہوئی۔ اس نے ایک دم زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، رضیہ رضیہ رضیہ، کیا کر رہی ہو؟ خود کو سنبھالو۔ میں نے بلیوں سے الجھتے ہوئے رضیہ سے کہا، مگر میری تنبیہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ غالباً وہ میرے لہو لہان چہرے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ بلیوں نے پنجے مار مار کر میری صورت بگاڑ دی۔ میری گردن، چہرے اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس ابتلا میں حمزاد بھی مجھے بری طرح یاد آ رہا تھا، لیکن ناپاکی کی حالت میں اسے کس طرح طلب کر سکتا تھا؟ یہ تو میں سمجھ ہی چکا تھا کہ معاملہ یقیناً پراسرار نوعیت کا ہے، ورنہ اگر یہ معمولی بلیاں ہوتی تو اب تک کبھی کی بھاگ چکی ہوتی۔ اب کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستکیں سنائی دے رہی تھیں۔ رضیہ کی چیخیں رنگ لائی تھیں۔ میں بلیوں ہی سے الجھا ہوا تھا کہ رضیہ ایک دم آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے مجھے ان بلیوں سے نجات مل گئی، وہ سب اچانک ہی نہ جانے کہاں روپوش ہو گئیں۔ کمرے کے دروازے پر ہوٹل کا مینیجر اور آس پاس کے کمروں والے حیرت سے میری ہیبت قضائی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ چیخی تھی؟ مینیجر نے رضیہ سے سوال کیا۔ خوفناک بلیاں، رضیہ ہکلائی اور ایک دم لہرا کر گری۔ اگر میں فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو نہ جانے اس طرح بے سدھ ہو کر گرنے سے اس کے کہاں چوٹ آتی۔ وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب ان لوگوں سے کچھ چھپانا فضول تھا۔ میں نے جو کچھ گزرا تھا انہیں منو ان بتا دیا۔ وہ سبھی حیرت سے میری ناقابل یقین بیان سن کر رہ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کئی کے چہرے پر خون کے آثار نظر آنے لگے۔ مینیجر نے بھی اس بات کو بھانپ لیا۔ جناب، آپ کو یقیناً وہم ہوا ہوگا۔ یہاں آپ نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہوگا، ورنہ یہاں دوسری منزل پر بلیاں کہاں سے آ سکتی ہیں، جبکہ آپ کے کمرہ بھی بند تھا اور پچھلی دیوار سپاٹ ہے۔ کھڑکی کے راستے بلیوں کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مینیجر نے کہا، وہ غالباً ہوٹل میں قیام پذیر دوسرے افراد کے دل سے خوف کم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہوٹل چھوڑ کر نہ جائیں۔ مجھے مینیجر کی بات پر غصہ آیا، لیکن مجھے کچھ کہنے سے پہلے ہی کسی نے مینیجر کو مخاطب کیا۔ اگر ان کا بیان غلط ہے اور بقول آپ کے انہوں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، تو ان کے چہرے پر اور گردن اور ہاتھ پر بلی کے پنجوں کی خراشیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اور پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہیں وہم ہوا تھا، تو یہ خاتون جو بے ہوش ہوئی ہیں، بے ہوش ہونے سے قبل انہوں نے خوفناک بلیوں کا تذکرہ کیوں کیا تھا؟ اس شخص نے مینیجر کو لاجواب کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اگر یہاں واقعی بلیاں تھیں تو وہ اب کہاں چلی گئی؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ مجھے تو یہ کمرہ عصیب زدہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی شخص نے اپنی ناک پر اینک جماتے ہوئے معنی خیز انداز میں مینیجر کو گھورا۔ ایک قبولی صورت نوجوان شخص بول پڑا۔ سب لوگ اپنے اپنے سوال و جواب اور
बहसो मबासे में लगे थे। किसी को ना इंसाफ की जख्मी होने का एहसास है और ना इनके खातून के बेहोश होने का। मैनेजर ने एक बेरे को भेजकर फर्स्ट एड का सामान मंगाया और मैं रजिया को होश में लाने की कोशिश करने लगा। मैंने अब उसे फर्श से उठाकर मसहरी पर डाल दिया था। कुछ ही देर में रजिया को होश आया, मगर होश में आते ही उसने फिर खौफनाक बिल्लियों की रट लगा दी और मैंने बेमुश्किल उसे तसल्ली दी कि अब किसी किस्म का खतरा नहीं। लोगों ने रजिया के होश में आने के बाद उससे भी मेरे बयान की तस्दीक चाही, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया, इसलिए कि इस तरह रजिया के दोबारा खौफ व दहशत में मुब्तला हो जाने का खतरा था। एक साहब ने मेरी खराशों पर भी टंक्चर वगैरह लगाया और कुछ देर बाद सभी लोग हम दोनों को तसल्ली देकर रुखसत हो गए। लेकिन उन लोगों के रुखसत होते ही चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैं एकदम उछल पड़ा। मैंने वही गुराहट सुनी थी। अब मैं बगैर वक्त ज़ाया किए तेजी से गुस्ल खाने की तरफ भागा। भागते भागते मैंने अपने अकब में आने वाली 4-5 बिल्लियों के स्याह होले देख लिए थे। रजिया मेरे इस तरह अचानक भाग उठने से खौफजदा हो गई थी। वो क्या हुआ कहती रह गई और मैं उसी अरसे में गुस्ल खाने के दरवाजे तक पहुंच गया। रजिया ने गालबन उस गुराहट को नज़रअंदाज कर दिया था जो मैंने सुनी थी, या मुमकिन है उसने गुराहट को कोई अहमियत ही ना दी हो। अगर मैं भी पूरी तरह चौकन्ना ना होता तो इस हल्की सी गुराहट पर कोई तान ना धरता, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मैं सख्त खतरे से दो चार हो चुका था। इसलिए हल्की आहट और आवाज़ सुनने के लिए मेरी समात मुस्तैद थी। गुस्ल खाने में घुसते घुसते इन बिल्लियों ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर इस बार मैं पूरी तरह होशियार था। मैंने इनके हमलों की परवाह किए बगैर एकदम तेजी से नल खोला और पानी की धार के नीचे कपड़ों समेत बैठ गया। मेरे जिस्म पर पानी की पहली धार पड़ते ही बिल्लियां गुराती हुई गुस्ल खाने से भागी। मैं गुस्ल खाने से निकला तो सरताबा भीगा हुआ था। सर्दी के एहसास से मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए हमजाद को तलब किया। मुझे अफसोस है कि आप मुसीबत और दुख में थे, लेकिन मैं मजबूर था। हमजाद ने दुख भरे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी मजबूरी का एहसास है। गलती मेरी थी। मुझे इस चूहे की तरफ से मोहतात रहना चाहिए था, मैंने गुस्से से कांपते हुए कहा। फिर कुछ ही देर में हमजाद ने मेरे लिए लिबास फराहम किया। मैं समझ चुका था कि मुझ पर ही पुरस्कार और ख़तरनाक हमला दिलाल बनर्जी ही ने किया है, और मेरे इस ख्याल की तायीद हमजाद ने भी कर दी थी। इसका मतलब ये है कि मैं उस चूहे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने बिल में घुसा हुआ है, और हाँ, वहाँ रहकर मुझे हर तरह के अजाब में मुब्तला कर सकता है और जब चाहे मुझ पर हमला कर सकता है। मैंने तैश में आकर हमजाद से कहा, मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी वो इस कदर जल्द का इंतज़ामी कार्रवाई करेगा। दूसरा ये कि मुझे उसकी पुरस्रार कुव्वतों का भी अंदाज़ा था। उसकी पुरस्रार कुव्वतें मेरे होते हुए आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप नापाकी की हालत में गिरफ्तार ना होते तो वह कभी आप पर हमले के बारे में सोच नहीं सकता था। उसे भी आपकी कुव्वतों का अंदाज़ा हो चुका है। उसने मौका से फ़ायदा उठाकर आपको मुसीबत में डाल दिया। ना सिर्फ मुसीबत में गिरफ्तार करवा दिया, बल्कि अगर मैं बर वक्त जाग ना जाता तो वो अपना काम कर चुका था। उसने खुद मुझे छेड़ा है। उसने अपनी मौत को खुद दावत दी है। मैं उसे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि उसकी रूह भी बिलबला उठे। मैंने अपनी ख्वाहिशों से उठने वाली टीसों पर काबू पाते हुए कहा, तुमने इस सिलसिले में क्या सोचा है? उस चूहे को उसके बिल से किस तरह बाहर लाया जा सकता है? मैंने हमजाद को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, मुमकिन है, और उसकी सिर्फ एक ही सूरत है। हमजाद ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, वो ये कि उसकी पुरस्रार इबादत गाह तबाह कर दी जाए। फिर देश किस बात की है? आज ही रात, बल्कि अभी तुझे ये नेक काम अंजाम देना चाहिए, मैंने बेताबी से कहा। मैं हमजाद की गुफ्तगू करने में इतना महू था कि रजिया के वजूद को
फरामोश ही कर बैठा कि वो अपने इस कमरे में मौजूद है और अब तक जाग रही है। मैं उस वक़्त चौंका जब रज़िया ने मुझे मुखातब किया, आप ये किससे बातें कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। रज़िया की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं एक लम्हे के लिए चुप हो गया। हमजाद की आवाज़ सुनने पर तो कादर थी न, अलबत्ता मैंने हमजाद से जो कुछ कहा था वो उसने ज़रूर सुन लिया था। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं अपनी दुनिया की पुरस्रार कुव्वतों से हम कलाम हूँ। मैंने बात बना दी और उसके शाने पर हाथ रख कर उसे थपथपाने लगा। सो जाओ, तुम्हारे आसाब थके हुए हैं, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। अब मैं रज़िया के सोने से पहले हमजाद से हम कलाम नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं खामोश ही रहा। रज़िया किसी मासूम बच्चे की तरह सिमट गई और तकिए में मुंह छुपा कर आंखें बंद कर लीं। हमजाद अभी तक कमरे में मौजूद मेरे हुक्म का मुंतज़िर था। कुछ देर बाद रज़िया जब बेखबर सो गई तो मैं बहुत एहतियात से उठकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा ताकि मेरी और हमजाद की गुफ्तगू से उसकी आंख दोबारा ना खुल जाए। हाँ, तो तुम ये कह रहे थे कि दिलाल बनर्जी की पुरस्रार इबादत गाह को तबाह कर दिया जाए। मैंने दूसरे कमरे में पहुंचकर आराम दा कुर्सी पर नीम दराज होते हुए कहा, मैं ये इंतहाई कदम उठाने से पहले ये गौर कर लेना चाहता था कि अगर कोई और सबील निकल सके तो बेहतर है। हमज़ाद बोला, लेकिन उसकी वजह? तुम उसे इंतहाई कदम क्यों कह रहे हो? क्या अब भी कोई कसर रह गई है? मेरा लहजा सख्त था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ऐसा करने में खुद मेरे वजूद को भी खतरा लाहक हो सकता है। मुमकिन है मैं कुछ अरसे के लिए कतई अज़ू मुअत्तल होकर रह जाऊं, क्योंकि खबीस रूहें उस आसानी से तो अपना मस्कन तबाह होते हुए नहीं देख सकेंगी। वो यकीनन मुझसे बरसरे पैकार होंगी। मुझे इतना यकीन तो है कि मैं उन पर भारी पड़ूंगा, लेकिन मुझे कभी भी कुछ न कुछ सिक ज़रूर उठाना पड़ेगी। हमजाद ने मुझे तफसील से आगाह किया। तो क्या तुम इन शैतानी और खबीस रूहों से खौफजदा हो? मैंने हमजाद की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी तरफ से खौफजदा नहीं हूँ। मुझे आपकी फिक्र है। गैर मौजूदगी में आप कहीं किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उस सूरत में आपकी कोई मदद करने के काबिल नहीं होऊंगा। हमजाद ने बताया। वो मुसीबत तुम्हारी नज़र में क्या हो सकती है? मैंने पूछा। दिलाल बनर्जी की पुरस्रार इबादत गवाह तबाह होने से उसकी पुरस्रार कुव्वतें बेदस्तूर अपनी जगह मौजूद रहेंगी। सूरत ये होगी कि दिलाल बनर्जी के वहां से बाहर आने के बाद मैं कुछ अरसे के लिए बेकार हूँगा। आप उसे बाहर इसलिए लाना चाहते हैं कि उस पर मेरे ज़रिए हमला कर सकें। वक्ती तौर पर आपका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको उस वक़्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक मेरी पुरस्रार कुव्वतें दोबारा बुरोए कार ना आ जाएं। इस अरसे में दिलाल बनर्जी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि आप तो बगैर मेरे बेसहारा होंगे, लेकिन उसकी पुरस्रार कुव्वतें बदस्तूर उसके पास होंगी। हमजाद ये कहकर खामोश हो गया। हाँ, बात ये सोचने वाली है, वो इस दौरान में मुझ पर कोई भी पुरस्रार हमला कर सकता है जिससे बचना मेरे लिए महाल होगा। मैंने राय जनी की। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके हमलों का तदराक भी मुमकिन है। मेरा मकसद कुछ और था, वो ये कि कहीं वो आपके पीछे यहाँ की पुलिस वगैरह को ना लगा दे। अगर ये मुमकिन है तो उसके पुरस्रार हमले मुझ पर कारगर ना हो तो कोई फिक्र ना करो, जो होगा मैं भुगत लूँगा। हमजाद की बात सुनकर जैसे मुझ में जिंदगी आ गई। सोच लीजिए, अभी और बहुत सी बातें सोचने की हैं। अगर यही सब कुछ करना मकसूद है तो ये कल रात भी हो सकता है। हमजाद बोला, नहीं, अब वक़्त रायगा करने से कुछ हासिल नहीं। उसने मुझ पर आज रात हमला किया है, इसका जवाब उसे आज ही मिलना चाहिए। हर कीमत पर जब कोई अमली कदम उठाया जाता है तो उसमें फ़ायदा तो होता ही है। मैं अब मज़ीद नहीं सोचना चाहता। मुमकिन है ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात मुझे बुज़्दिल बना दे और शेख करामत
بزدل کہلائے جانے سے مرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ میری آواز جذبات کی شدت سے بھرانے لگی۔ میں آپ کے حکم سے سرتابی بہرحال نہیں کر سکتا، جو آپ کا حکم، حمزاد نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں آپ کے گرد ایک حصار قائم کیے دیتا ہوں، یہ متحرک حصار ہے، آپ کو کسی ایک جگہ محدود نہیں ہونا پڑے گا۔ اس حصار میں آپ دلال بنرجی کے ہر دیدہ و نادیدہ حملے سے محفوظ رہیں گے۔ اس رات حمزاد نے دلال بنرجی کی پرسرار عبادت گاہ تباہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے میرے چاروں طرف ایک تیز چمکیلا حصار قائم کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ حصار دوسروں کو بھی نظر آئے گا، تو اس نے بتایا تھا کہ اسے صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس حصار میں کوئی بھی دیدہ و نادیدہ وجود داخل ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مجھے یہ احتیاط رکھنی ہے کہ کسی شخص کے اتنا قریب نہ جاؤں کہ وہ حصار کی زد میں آ جائے۔ اس لیے یہ حصار مجھے نظر آتا رہے گا تاکہ میں محتاط رہوں۔ اپنے ارد گرد یہ عجیب و غریب پر حصار دیکھ کر مجھے ایک خوشی کا سا احساس ہوا۔ حمزاد کے روانہ ہوتے ہی میں نے ایک طویل عرصے بعد اپنے چشم تصور کی میں نے دلال بنرجی کا تصور کیا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے اس کی پریشانی اور اضطراب کو دیکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دلال بنرجی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار تھے، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، اس کے چاروں طرف مہوشوں کا ہجوم تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اشیتا، وہ چیخا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھوئیں کا سا غبار اس کے سامنے لہرایا اور اس دھوئیں نے ایک سیاہ وجود کی شکل اختیار کر لی۔ دلال بنرجی نے کسی ناموس سی زبان میں اسے کچھ کہا جو میں نہ سمجھ پایا، اور وہ الفاظ سنتے ہی وہ سیاہ وجود غائب ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرنے پائے تھے کہ میں نے ایک عجیب شور اور ہنگامہ سنا، جیسے سینکڑوں خبیث روحیں بیک وقت چیخ پڑی ہوں۔ اس شور کو سنتے ہی دلال بنرجی ایک طرف اچھل کر بھاگا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک بڑی سی بدہیبت مورتی کے سامنے سجدہ ریز تھا، اور اگر وہ کچھ دیر اور اسی طرح پڑا رہتا اور ایک دم چونک کر نہ اٹھ بیٹھا تو وہ منو وزنی مورتی اس پر گر کر اس کا کام تمام کر دیتی۔ دلال بنرجی کی پرسرار عبادت گاہ منہدم ہو رہی تھی، اور وہ بے بسی سے تلملانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور دوبارہ اپنے تصور کی قوت بروئے کار لا کر حمزاد کا تصور کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اور پھر جیسے ہی اس کا چہرہ میرے سامنے آیا، مجھے ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ اس کا پورا وجود سیاہ کوئلے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر انتہائی کرب اور بے چینی کے آثار نظر آئے، جیسے وہ انتہائی روحانی اذیت سے دو چار ہو۔ اس کے سامنے ملبے کا ایک ڈھیر پڑا تھا، اور اس ملبے سے ایک سایہ تیزی سے نکل کر ایک طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس سائے کے تعاقب میں کئی بلیاں تھیں، سیاہ خوفناک بلیاں۔ میرے تصور نے اس سائے کا پیچھا کیا۔ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ دلال بنرجی میرے منہ سے نکلا تو وہ یہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، میں نے سوچا، اور اس کے ساتھ میرے تصور کا سلسلہ منتقل ہو گیا۔ دلال بنرجی کی پرسرار عبادت گاہ تباہ ہو چکی تھی، اور اب وہ غالباً اپنے کسی نئے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، مگر ایسا ٹھکانہ جہاں وہ غیر محفوظ ہوگا، جہاں وہ میرے پرسرار حملوں سے بچ نہ پائے گا۔ یہ سوچ کر میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ حمزاد کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور جاننے کے باوجود بھی کہ وہ ممکن ہے اس قابل نہ رہا ہو کہ میرے طلب کرنے پر حاضر ہو سکے، اور اس کی پرسرار قوتیں وقتی طور پر مفلوج ہو چکی ہوں، میں نے اسے طلب کیا تاکہ اپنے خیال کی حقیقت سے آگاہ ہو سکوں کہ آیا وہ واقعی عضو معطل ہو چکا ہے۔ اسے کوئی گزند نہیں پہنچی، کوئی ایسی گزند جس نے اس کی قوتوں کو مفلوج کر دیا ہو، لیکن ہوا وہی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ حمزاد میرے طلب کرنے پر نہ آ سکا۔ حمزاد کی غیر موجودگی میں مجھے بہت ہوشیار رہنا تھا۔
حمزاد کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے اب یہ خیال آیا کہ میں نے اس سے یہ تو دریافت ہی نہیں کیا کہ اسے سنبھلنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ بہرحال اب وہ جتنا عرصہ بھی غائب رہتا، مجھے تنہا حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ میرے ارد گرد چمکیلا حصار قائم تھا اور اس صورت میں رضیہ کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے بیرونی کمرے ہی میں آرام کرسی پر نیم دراز ہونے کو غنیمت جانا۔ ابھی کچھ رات باقی تھی اور میری پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ یہ پوری رات سخت ہنگاموں میں گزری۔ میری اعصاب اب سکون و آرام چاہتے تھے۔ میں آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہوتے ہی غافل ہو گیا۔ وہ ایک کربناک چیخ ہی تھی جس نے میرے تمام اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ایک دم گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور میں نے کچھ دیکھا، کاش وہ نہ دیکھتا۔ میرا پہلا عشق، میری پہلی محبت، میری محبوبہ میری کرسی کے قریب کوئلہ بنی پڑی تھی۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ یقیناً یہی ہوا ہوگا۔ کاش میں رضیہ کو پہلے ہی محتاط کر دیتا۔ کاش میں اسے رات ہی کو بیدار کر کے یہ بتا دیتا کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ اس نے جاگتے ہی مجھے اپنے قریب نہ پا کر مجھے تلاش کیا ہوگا، اور پھر وہ اس کمرے تک آئی اور پھر اس کا جو کچھ انجام ہونا تھا وہ ہو گیا۔ چمکیلے حصار نے رضیہ کی زندگی نہیں، میری زندگی بھی چھین لی تھی۔ رضیہ میری زندگی ہی تو تھی۔ وہ حصار جو دشمنوں کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس نے خود مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس حادثے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رضیہ مجھ سے اس طرح بچھڑ جائے گی، یوں اچانک جدا ہو جائے گی۔ کمرے کا دروازہ نہ جانے کتنی دیر سے پیٹا جا رہا تھا، مگر میں تو جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی اور رضیہ کے جسم پر آڑی ترچھی لکیریں بنا رہی تھی۔ وہ بالکل کسی مجسمے کی طرح کمرے کے فرش پر ساکت پڑی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں قطعی یہ نہیں تھا کہ جب لوگوں کو رضیہ کی پراسرار موت کے بارے میں علم ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے، کیا قیاس آرائیاں کریں گے اور مجھے کن مشکلوں سے دو چار ہونا پڑے گا۔ میں کھویا کھویا کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، مگر نامعلوم کیوں کسی کی اتنی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ کمرے میں قدم رکھ سکے۔ کیا ہوا جناب؟ وہ چیخ کیسی تھی؟ خدا نخواستہ کیا پھر آپ پر یا آپ کی بیگم پر ان خوفناک بلیوں نے حملہ کر دیا؟ ایک نوجوان نے ہمت کر کے مجھ سے سوال کیا۔ یہی وہی نوجوان تھا جس نے رات میری خراشوں پر ٹنکچر لگایا تھا۔ میں سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ نوجوان نے مجھے دیکھ کر پھر سوال کیا، آپ کی بیگم تو خیریت سے ہے؟ اس کے سوال نے جیسے میرے روح میں نشتر چبو دیا۔ میں تڑپ اٹھا اور میرے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت شاید کسی کی نظر اندر کمرے میں پڑی۔